नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह दोस्तों आज भी शाम 6:30 बजे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यदि आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। हर दिन शाम 6:30 बजे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में लास्ट समय में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरह के क्वेश्चन हम आपको हर दिन प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो हमारे एप्लीकेशन पर जो हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसके 25 क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन पर हमारा टेस्ट नंबर 51 हुआ है, कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी चाहिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और तैयार रहिए। आने वाले मंडे को आप भी टेस्ट अटैम्प्ट कर पाएंगे। याद रहे टेस्ट का लिंक मंडे को ही एक्टिव रहता है और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक्टिवेट रहता है। उस टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक का गुण नहीं है, पेरा विद्युत का गुण नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कई बच्चे हैं जिनका उत्तर भी बिल्कुल सही आएगा। पेरा विद्युत को इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक का आंसर कर दीजिए। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम बहुत मोटिवेट होते हैं लाइक्स की संख्या देखकर और आपके लिए जल्द नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। हर दिन कोशिश रहती है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखो माय डियर, पेरा विद्युत डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं और वो एक अचालक पदार्थ की भांति काम करता है। ध्यान रखें, सभी पेरा विद्युत अचालक होते हैं लेकिन सभी अचालक पेरा विद्युत नहीं होते हैं। जैसे वायु और ऑयल डाइलेक्ट्रिक है और अचालक भी है, लेकिन पीवीसी केवल अचालक है, पेरा विद्युत नहीं। चलिए सवाल देखो। एक अचालक में उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, उसकी चालकता अधिक नहीं होनी चाहिए, हम सब जानते हैं। ठीक है, डी उत्तर सही रहेगा। बहुत से बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर भी वो हमेशा दे पाते हैं। चलिए सेकंड सवाल, जिसकी एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट शंट जनरेटर है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, सारे डाटा लिख देता हूँ आपके सामने, है ना। मान लीजिए ये आर्मेचर है और यहाँ सीरीज फील्ड है, यहाँ पर लोड जुड़ा हुआ है। शॉर्ट शंट में क्या होता है कि शंट फील्ड जो है वो केवल आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, इस जनरेटर में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 200 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, 400 वाट का वो एक लोड है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, आर्मेचर का 0.5 ओम है और इस शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 50 ओम है। आपसे सवाल पूछा गया है कि सीरीज फील्ड में चलने वाली धारा बताओ। माय डियर, यहाँ से आर्मेचर में से करंट निकलेगी, दो भागों में बंट जाएगी। एक तो यहाँ से शंट फील्ड में से होते हुए आर्मेचर में आ रही है और दूसरा देखो लोड में से होते हुए आ रहा है। अब आप ध्यान से इस डायग्राम पर यहाँ नज़र डालिए। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से उतनी ही धारा चल रही है जितनी की लोड में से चल रही है। इसका मतलब क्या है था, वैसे एक लाइन और बताता हूँ, याद ही रख लेना। जब भी शॉर्ट शंट जनरेटर आ जाए तो एक शॉर्ट शंट जनरेटर में सीरीज फील्ड धारा का मान लोड करंट के बराबर होता है। किसके बराबर? लोड करंट के बराबर। लोड करंट का क्या फॉर्मूला है, I = P/V। 400 वाट का लोड है, 200 वोल्ट की उसे हम सप्लाई दे रहे हैं, धारा का मान कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ तो भैया ऑप्शन ही नहीं है। चलिए कैलकुलेशन में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप उत्तर ज़रूर ध्यान रखें, 2 एम्पियर आंसर आएगा, है ना। आपने टेस्ट में भी ढूंढा होगा आंसर, हैं, कोई बात नहीं। तरीका तो सही है ना कैलकुलेशन का, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं आया सामने, ऑप्शन तो होना चाहिए था। कोई बात नहीं, लोड करंट ज्ञात करने के लिए P/V होता है। 400 वाट का लोड है, 200 वोल्ट सप्लाई है, बिल्कुल सही है, 2 एम्पियर ही उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं,
उत्तर याद रख लेना आप, है ना दोस्तों। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम एक इम्पोर्टेंट सूटेबल कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। फ्री में यूट्यूब पर हर दिन आपको कंटेंट मिल रहा है। सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाइएगा। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताइए कितना है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके दिखाऊं रेजिस्टेंस के लिए, या ज़रूरत नहीं है? चलिए यहाँ देखो भाई, ये है रेजिस्टेंस आपके सामने। सिंपल ही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये एक ब्रांच बन रही है ABC, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.5 ओम का, शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। एक दूसरी ब्रांच बन रही है ADC, जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, एक 2 ओम का, दूसरा 0.33 ओम का। फिर हमारी तीसरी एक और ब्रांच है C से लेकर Y तक, जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है 1 ओम का। मतलब समझ गए ना? ये डायग्राम है, इसको हल करना है। पहले इन दोनों को हल कर दो, तो ये दोनों कितने हो गए 2.33। अब 2.33 को 0.5 के साथ हल करो, फिर जितना भी आएगा इस 1 ओम के साथ आपको जोड़ना होगा। कैलकुलेशन करके दोस्तों मिलान कर लेना और कमेंट करके मुझे बता देना आंसर आपका कितना आया। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, सो आई डोंट नो इसका आंसर क्या होगा। तो जिस बच्चे का भी सही आंसर आएगा फिर उसको मैं पिन कर दूंगा। ये जो लाइव में चल रहे हैं ये कमेंट्स नहीं, ये तो चले जाएंगे। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद का मैं पूरा विस्तार से अगर कर सको तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जिस बच्चे का सही आंसर आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, बाद में कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। चलो मैं बता तो देता हूँ, वैसे सी उत्तर आएगा, है ना, 1.412 ओम। ठीक है, सी आएगा। चलिए सवाल नंबर 4 आपके सामने है। चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान एक निकिल आयरन सेल में क्या होता है माय डियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में क्या क्या चीज़ें जानते होंगे मैं बताऊं आपको। निकिल आयरन सेल के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वाधिक मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग सेल है, एकमात्र सेल है जो हेवी चार्ज और डिस्चार्ज को सहन कर जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कैन विद स्टैंड हेवी चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज, सॉरी। ठीक है, एकमात्र सेल है जिसमें बकलिंग दोष होने की संभावना नहीं है। सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ना तो इसमें जल का निर्माण होता है और ना ही जल का अवशोषण होता है। बी उत्तर आप देख रहे हैं ना अपने सामने, ये करना है आपको इसका सही उत्तर। और बहुत सारी बातें हैं इस सेल के बारे में, तो आप जितना पढ़ सकें ना याद रखें। लेड एसिड सेल से इसकी तुलना करके रखें, है ना। निकिल आयरन सेल इम्पोर्टेंट है, आजकल पेपर में पूछा जा सकता है। अब आ जाइए भाई, सेफ्टी वाला इक्विपमेंट है। फ्यूम से आपको बचाना है, धुएं से बचाना है। कौन सा PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम में लेंगे आप बताइए। देखो धुआं जो है ना, ये फेफड़े को ख़राब करता है, ज़्यादातर ये मानते हैं। फेफड़े को कैसे ख़राब करता है? कहते हैं कि नाक के द्वारा जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस दौरान शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए। तो इसमें प्राथमिकता देते हैं नोज मास्क को। हालांकि बच्चे हैं, जितने चाहे अलग अलग तरह के वो तर्क दे सकते हैं। जैसे जब मैंने ऑफलाइन में ये करवाया तो एक बच्चे ने कहा गुरुजी धुएं से आंखें भी तो ख़राब होती है। वो सही बात है आपकी, इसलिए वो बोला चश्मा भी तो लगा सकते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता है ना। सी उत्तर करना है, नोज मास्क करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल, चित्र में आपको किस प्रकार का खतरा दिखाया गया है? देखो भैया सीधी सी बात है, त्रिभुजाकार आकृति में है, इसका मतलब वार्निंग साइन है ना, चेतावनी वाला चिन्ह है। त्रिभुजाकार आकृति, पीला रंग, लेकिन यहाँ तो ऐसे पूछ ही नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको दोनों तीनों एग्जाम्पल बताता हूँ, तब तक आप उत्तर कीजिए। वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है ना, इनका निशान ऐसे वो पंखे से बना करके देते हैं। ये है आपका आयोनाइजेशन रेडिएशन वाला,
समझ गए ना। ये जो उत्तर जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है वो है बी लेज़र आपका। नॉन आयोनाइजेशन वाली होती है, मोबाइल वाली किरणें जैसे होती है ना, ऐसे यूँ दिखा करके दोनों साइड ऐसे उसके वॉल्यूम से दिखा दी, ये नॉन आयोनाइजेशन है। एक्सप्लोजन का दिखाया जाता है, इससे मिलता जुलता ही होता है एक्सप्लोजन, पर एक्सप्लोजन में क्या है, आधा डी बना करके फिर उससे ऐसे आयोनाइजेशन दिखाते हैं यूँ। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको यहाँ 4 क्वेश्चन बताए हैं। प्लीज़ क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। अगला सवाल देखो, ये PPE वाला है, आपको दोस्तों टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। PPE 1 से लेकर के PPE 8 तक होता है ये, और कौन सा किसके लिए है थोड़ा आप याद रखना। PPE 2 जो होता है ना, वो पैर की सुरक्षा के लिए होता है, वो कहता है सेफ्टी शूज़ पहने। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक होते हैं, इन पूरों को याद ही रखें। जैसे ये अगला दे दिया कि आँख और चेहरे से कौन सा है, तो इसमें 5वां ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, मतलब PPE 5 होता है, आइज़ प्रोटेक्शन और फेस प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, शायद आप उसे याद रख सकेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बनता है इसमें से। और 5S का जापानी में तृतीय चरण कौन सा है? देखो 5S पहले तो याद रखो कि इंडिया में कौन से हैं, तो 5S का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, और वो जितने भी आप सीक्वेंस सेट करते हैं, तो ये 5 नाम इसके याद रखने हैं। ठीक है, सस्टेन और वो फाइनल जो होता है। अब उसका तीसरे में याद रखना है, ठीक है ना, जैसे साइन होता है तीसरा, तो वो जापानी में सीसो होता है, और ये आ चुका है पेपरों में क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो 5S इंडिया में 5 कौन से उनको याद रखो, उनके 5 चरण कौन कौन से है, पेपर में आएगा पहला चरण कौन सा है। जैसे चौथा चरण स्टैंडर्डाइज का है, 5वां सस्टेन है, तीसरा साइन है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये 5 होते हैं इंडिया में। तो पेपर में ये भी आ जाता है निम्न में से कौन सा 5S का भाग नहीं है। फिर आ जाता है सेकंड स्टेप कौन सा है, या फिर ये आ जाएगा कि साइन कौन सा स्टेप है। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर चौथा आता है कि जैपनीज़ में उसके जैसा कौन है। ठीक है, तो इनको पढ़ना ज़रूर है। एक ये खतरों वाला, ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करवाया था, लगभग 5% बच्चे इसमें पास हुए थे। देखो जैविक खतरा पूछ रहा है, जैविक में आता है जैसे फंगस हो गया, इन्फेक्शन फैल जाना, वायरस, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब जैविक खतरे में होता है। वाइब्रेशन जो होता है ना, कंपन, ये भौतिक खतरे में आता है। फिजिकल हजार्ड करना है आपको इसका उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्न में से किस से पैर को खतरा नहीं है? ये भी वैसे सेफ्टी इक्विपमेंट वाले में से ही दे दिया मैंने। पैर पर देखो गर्म छींटे गिर सकते हैं, गिले स्थान पर काम करेंगे तो जूते ज़रूरी है। पैर पे कोई वस्तु गिर सकती है, धूल कण, ये नहीं होगा, है ना। धूल के कण सीधे सीधे नाक को प्रभावित करेंगे, मुंह प्रभावित हो सकता है, आंख भी चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर पैर जो है वो धूल कणों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, है ना, बाकी तो सारे आएंगे। और अगला सवाल मैंने फिर दे दिया भाई, गर्म टुकड़े या प्रत्यक्ष चिंगारी से शरीर सुरक्षा के लिए आपको एप्रिन पहननी होती है। एप्रिन किस प्रकार का PPE किट है? तो ये PPE 8 में आता है। चलो इसके लिए मैं नोट्स आपको यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवा दूँगा, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो मुझे लगता है बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि ये टॉपिक आपने हमें क्यों नहीं करवाया आज तक, तो ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि अगला भी देखो उसी से जुड़ा हुआ है, धूम्रपान करना, एल्कोहल यानी ड्रिंकिंग करना, डिसओबे करना, तो ये सारे आएंगे मानसिक खतरे में, है ना। हिंसक प्रवृत्ति का बंदा होना, मनोवैज्ञानिक खतरा करना, इसमें भी काम का कहना नहीं मान रहा है, अफसर ने आपको काम के लिए बोल दिया, आप उसका कहना ही नहीं मान रहे हो, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ना। और मैग्नीशियम, लिथियम, टाइटेनियम में लगी आग कौन सी है? तो ये मेटल्स की श्रेणी में आएंगे, और धातु में लगी आग जो होती है वो D श्रेणी की होती है। इन पर ज़्यादा चलो अपन, है ना, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द प्राथमिक उपचार के उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है? देखो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होते हैं, रिकवरी को प्रमोट करो, दर्द से राहत दिलाओ, इंजरी को आगे फैलने से रोको। पैनिक नहीं आएगा इसमें, है ना, घबराहट नहीं करनी, आपको घबराना नहीं है। कोई अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो आपको ज़्यादा उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, 1 kWh के लिए कौन सा निम्न में से सही नहीं है? देखो 1 किलोवाट आवर जो होते हैं ना, 1000 वाट घंटे भी होते हैं,
एक BOT भी होता है और 861 किलो कैलोरी भी होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 5 नहीं होते, 36 इंटू 10 की पावर 5 होता है माय डियर। अगर 3.6 इंटू 10 की पावर कर दिया तो 10 की पावर 6 आएगा फिर उसमें, ठीक है, क्योंकि ये जूल होते हैं। लिखना आगे इकाई भूल गए, इसमें जूल इकाई पूछ रहा है वो, क्योंकि वाट सेकंड जो होता है ना उसी को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो वाट या जूल सेकंड एक ही बात होती है, ठीक है ना। सी उत्तर गलत है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, इसमें ध्यान रखना, या फिर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला सवाल, कौन सी युक्ति धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं है पूछा है, यानी है पूछा है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखो, फ्यूज, सोल्डरिंग आयरन, वैक्यूम क्लीनर और गीजर। अब उसमें सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत नाम देखते ही पता लग गया आपको। देखो फ्यूज, सोल्डरिंग आयरन और गीजर, इन तीनों का अगर आप वर्किंग फंक्शन देखते हैं तो ये उसमें सिद्धांत पर है, जबकि वैक्यूम क्लीनर जो होगा इसमें एक मोटर लगी होगी। मोटर धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होती है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। जर्मेनियम के परमाणु में तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो अगर आपको कुल परमाणु याद है ना तो आप बता सकते हैं किस कक्षा में कितने हैं। जर्मेनियम में कुल 32 होते हैं। 2n² से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, कितने आएंगे? 2, 8, 18 और 4, यानी कुल क्लासेज 4 होती है, जिसमें से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सीधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। 1 वाट घंटे में जूल कितने होते हैं? देखो वाट घंटे को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वही जो आप 1 kWh को करते हैं वो तरीका वही रखना है। पहले किलोवाट को करते थे, इस बार आपको वाट घंटे को ही करना है। तो जूल जो होते हैं ना वो वाट सेकंड के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट सेकंड है, अगर आप ये बता दोगे तो कितने जूल है वो भी हम बता सकते हैं। तो वाट का वाट रख लो और घंटे को सेकंड में बदल दो। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600 वाट सेकंड या 3600 जूल, ठीक है। बी उत्तर कर देना, एकदम सही है। और अगला सवाल ये तो मैंने ऐसे दे दिया। 71.4 kWh में कितने किलो कैलोरी होते हैं? देखो अगर आपको 1 kWh का याद है ना 861 किलो कैलोरी, तो बस उसको 71.4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देख लेना इसका उत्तर कितना है, 65,400 आई थिंक इसका उत्तर आएगा। जिस बच्चे को 1 kWh का किलो कैलोरी याद है वो 71.4 का पूछे या किसी और का पूछे, सबका कर देगा। निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज, उच्च मान का प्रतिरोध नापने के लिए मेगर का उपयोग करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर डी कर देना, और वैसे अगर उच्च वाले का पूछे तो सी उत्तर कर देंगे, है ना। स्थिर वैद्युतिक प्रकार के मीटर कौन से होते हैं? देखो मैंने आपको कई बार कराया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल वोल्ट मीटर होते हैं ना, बी उत्तर आएगा। वोल्ट मीटर जो होते हैं वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी एम्पीयर मीटर नहीं होगा। हालांकि एक वाट मीटर के प्रकार में ज़रूर बताया जाता है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको केवल वोल्ट मीटर वाले ऑप्शन के साथ ही जाना है। अगला सवाल देखो, कौन सा मापी यंत्र केवल अल्टरनेटिंग करंट मापने के ही काम में लेंगे? केवल एसी में किसका उपयोग करोगे भाई? मूविंग आयरन देखो, एसी डीसी दोनों में। मूविंग कॉइल देखो केवल एसी में। डायनेमोमीटर देखो एसी डीसी दोनों में। क्या बचा फिर आपके पास ऑप्शन? इंडक्शन वाला, है ना। प्रेरण प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है तो केवल इसी का उपयोग करेंगे। अगला देखो सवाल, अल्प समय के लिए अतिभारित होने वाले उपकरणों की धारा नापने के लिए प्रयुक्त पैमाना कैसा होना चाहिए? वर्धित पैमाना बोलते हैं दोस्तों इसके लिए, क्योंकि अल्प समय में जब अतिभारित होता है, लाइक इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन 6 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है ना, लेकिन ये तो इनिशियल है। तो आपने देखा होगा कभी इस मोटर में, जैसे रेटेड करंट मोटर की 600 एम्पियर है तो 0 से 600 होगा, और फिर यहाँ इतनी सी दूर में ही इसमें लगभग 4000 एम्पियर करंट का पैमाना होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों यही थे आज के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कर